वो अपने आखिरी मराहल में जो है वो दाखिल हो चुका है। तो इसमें लेक्चर 10 जो है आज मैं उससे दूंगा आपको। बाकी मैंने आपसे कहा हुआ है कि 12 लेक्चर, लेकिन इसमें यह है कि एक दो लेक्चर ऊपर होते हैं जो मैं आपको एडिशनल लेक्चर के तौर पर उनकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप अपने किसी भी फ्री वक्त में उन रिकॉर्डिंग्स को जो है वो सुन लें। तो लेक्चर 10 जो है आज का, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात हो रही थी। और अभी मैग्नेटिज्म मैंने स्टार्ट कराया था और उसका जो मैग्नेटिज्म का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो मैं आपको कल वाले लेक्चर में कराऊंगा। जो मेन चीज़ें हैं अभी, जैसे आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन है, पॉइंटिंग वेक्टर वगैरह, ये टॉपिक्स हैं, आज से मैं इन्हें करा रहा हूँ ताकि जो मेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर हो जाए और जो लेस इम्पोर्टेंट है वो होंगे, लेकिन उन्हें जो है मैं आपकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो मैंने आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला पोर्शन कराया था कि आपके पास कैपेसिटर जो है वो आप अपनी जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में करते हैं। और इसी तरह 2021 में सवाल आया मैग्नेटिक फील्ड वाला, इंडक्टर जो है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये आप एफएससी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इसकी डेरिवेशन है कि मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालें, या वो आपको कहता है सोलेनाइड की मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालें। तो उन सब के लिए आपका क्वेश्चन का आंसर यही होगा जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आप निकालते कैसे हैं। तो मैग्नेटिक एनर्जी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जमा हो तो वो मैग्नेटिक एनर्जी होगा। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब यह है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी ये है यू एम, ये मैग्नेटिक एनर्जी है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखी थी यू ई, और आप उस मैग्नेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगा। तो मैग्नेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखी, फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखें। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं, आप डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला आपको पता लगता है, तो आप फॉर्मूला लिख के उसके नीचे दो तीन लाइंस छोड़ दें ताकि ड्राइव करने के बाद आप फॉर्मूले को लिख लें। इन दिस केस आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 1/2 B² ओवर म्यू नॉट। ये आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आएगी, और ये मैंने पहले भी आपको बताया था। फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का यूनिट लिखें। वो आपको पता है कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है, तो मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया जाउल और डेंसिटी का हो गया मीटर क्यूब, तो जाउल पर मीटर क्यूब इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आपने मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी है। आपने यहाँ पे यही वाला तरीका लगाना है, एफएससी वाला मेथड आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपके पास एक सर्किट बनाए, सिंपल सर्किट बनाए, आप ये चीज ना उसमें लगाएं, आराम से अपना एक सोर्स लगाएं। ईएमएफ सोर्स है आपके पास जिसका वोल्टेज ई है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका ये होगा। आपके पास रेजिस्टेंस है सीरीज फॉर्म में, और सीरीज फॉर्म में इंडक्टर है आपके पास। इंडक्टर की इंडक्टेंस एल है और रेजिस्टेंस रजिस्टर की आर है। आपने इन दोनों को सीरीज में लगाया। किरचॉफ रूल के मुताबिक इन दोनों के पास जो वोल्टेज सप्लाई होगा वो हो रहा है टोटल ई। तो ई बराबर होगा जो इसके गिर्द रेजिस्टेंस के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस है वी आर, और जो इंडक्टर के गिर्द है वो है वी एल। तो ई बराबर होगा वी एल प्लस वी आर, क्योंकि ये आपके पास सीरीज में है। तो ई आपके पास आ गया वी एल प्लस वी आर। अब आपको पता है रेजिस्टेंस के गिर्द जो वी एल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा आई आर, ये इज इक्वल टू आई आर। और वी एल जो इंडक्टर के गिर्द होगा, ये इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसे याद कर लें, वो होगा एल डी आई ओवर डी टी। ये ड्रॉप है पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस द इंडक्टर, एल डी आई ओवर डी टी। यहाँ पे आपके पास जनाबे अली आ गया ईएमएफ जो कि बराबर है आई आर प्लस एल डी आई ओवर डी टी। मुझे निकालने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सो आई विल टेक दिस फैक्टर। इससे पहले निकालने से पहले मुझे इस पूरे फैक्टर को एनर्जी में तब्दील करना होगा। अगर मैं इसको आई से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड्स को, तो V इंटू आई आपको पता है पावर होती है, P इज इक्वल टू वी आई आपके पास पावर होती है, इलेक्ट्रिक पावर आप इसे कहते हैं।
फिर इसी तरह आई स्केयर आर यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे एल आई डी आई ओवर डी टी हो जाएगा। तो सारी इक्वेशन को आपने करंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे पूरी इक्वेशन को जब मैंने करंट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास हर फैक्टर यहाँ पे पावर वाला फैक्टर बन गया है, और पावर को जब टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास एनर्जी निकालने का आसान तरीका यह है कि हम पहले से पावर में तब्दील करें और पावर के बाद हम उसे किस में तब्दील कर दें, हम उसे टाइम से डिवाइड करके एनर्जी में तब्दील कर दें। अब मेरे पास ये साइड आ गई, मुझे चाहिए अक्रॉस इंडक्टर, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर में निकालनी है। तो मैं जनाब क्या करूंगा, ये वाला फैक्टर अलग कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर काम करना है। तो ये फैक्टर आपको बताता है कि इंडक्टर के गिर्द इतनी पावर डेसिपेट हो रही है और उसी पावर के जरिए आप एनर्जी निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक पावर जो है वो आ जाएगी एल आई डी आई ओवर डी टी। और ये आपको पता है पावर है, और पावर की हम डेफिनेशन मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर को हम लिख सकते हैं डी यू एम। यू एम का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी है जो कि उस इंडक्टर में स्टोर हो रही है, और डी टी का मतलब टाइम, रेट ऑफ जिस रेट के साथ हो रही है, जिस शरह के साथ हो रही है। तो आपके पास डी यू एम डी टी आ गया, डी टी, ये डी टी से डी टी कैंसिल हो गया। आपने इसे कैंसिल नहीं करना, डिफरेंशियल कैंसिल नहीं होंगे, आपने काटना नहीं, बस डी टी जो है गायब हो गए बस। आपके पास डी यू एम आ गया एल आई डी आई। अब ये आपके पास जो है, ये आपके पास एनर्जी स्टोर आ रही है किसमें, इंडक्टर में। अब आपने करंट जो है उसका इंटीग्रल लेना है, क्योंकि आपको ये डी भी खत्म करना है। और आप जब इंटीग्रल लेंगे तो आपको पता है करंट जीरो से स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपके पास सर्किट स्विच ऑफ था, आपने ऑन किया, आहिस्ता आहिस्ता चार्जेस या आपके पास इंडक्टर के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता करंट पहुंचा और आपकी कंजम्पशन शुरू हुई। तो यहाँ पे आपके पास करंट जीरो से आई तक जो भी है वो है। तो आपके पास यू एम आ गया, आई का आप लें तो आपको पता है कि आई का इंटीग्रल लें तो 1/2 आई स्केयर आ जाएगा, और आई की वैल्यू आई का स्केयर माइनस जीरो का स्केयर पुट करें जो कि इसकी लिमिट्स हैं, तो आपके पास आई स्केयर आ जाएगा। तो इन सिंपल आपके पास जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है इंडक्टर में वो आ जाएगी 1/2 एल आई स्केयर। अब यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट आ रही है। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाली थी इन कैपेसिटर, और हमने वहां करंट चार्जेस नहीं लिए थे, क्योंकि आपको पता है 1/2 सी वी स्केयर वोल्टेज आ रहा था, हमने वहां वोल्ट नहीं लिए थे, हमने उसका जो एक्सप्रेशन था वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था। इसी तरह यहाँ पे हम करंट नहीं लेंगे, हम इसका एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड में बी में निकालना चाहते हैं। लिहाजा यहाँ पे जो एल और आई है इनको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, किसी तरह आपके पास बी का फैक्टर आए। तो ये इंडक्टर है और इंडक्टर एक सोलेनोइड की तौर पे होता है, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होगा वो वही होगा जो सोलेनोइड वाला आता है, और वो हमने निकाल रखा है जो रिसेंटली सेकंड लास्ट लेक्चर था उसमें हमने निकाला था कि मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट एन आई। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी आया, यहाँ से आई की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दें तो बी ओवर म्यू नॉट एन यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो आई की वैल्यू पुट होगी, अब आपने एल की वैल्यू पुट करनी है। दरअसल एल जो होता है उसे हम कहते हैं इंडक्टेंस, और एल जो यहाँ पे है वो है सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि आपके पास इंडक्टर एक ही है, एक ही कॉइल है, तो एक ही कॉइल में जो आपके पास इंडक्टेंस इंड्यूस होती है हम उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस आती है अगर उसकी डेरिवेशन की जाए, जो यहाँ पे सिर्फ हम फॉर्मूला देखते हैं, वो जनाब हमारे पास आती है L इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है जो यहाँ से मैंने हैंड रिटन किया हुआ है। तो सेल्फ इंडक्टेंस आपके पास आ गई नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर आई। यहाँ पे आप फ्लक्स की वैल्यू पुट करें जो कि होती है B इंटू ए, सिंपल क्या होगी B इंटू ए, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है, तो बी ए ओवर आई आ गया। यहाँ पे आई जो है वो हमने निकाल रखा है, इस चीज को समझ लीजिएगा, इम्तिहान में जाके ये भूल जाता है। तो आई यहाँ पे बी ओवर म्यू नोड एन है,
उसकी आप वैल्यू पुट करें, कैंसिल जो भी करना हुआ, और उसके बाद आपके पास जो फाइनल एल की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास ये आ जाएगी। इस एल की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, करंट की वैल्यू आई को यहाँ पे पुट करें। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू हमारे पास ये आएगा। इन दोनों को रिजोल्व जो भी सोल्व किया है इसको, तो हमारे पास एंड पे जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन हमारे पास खालिस्तान मैग्नेटिक एनर्जी का है। तो हमारा जो मकसद था हजूर वो था कि हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालें। तो ये जो आपके पास ये वाला फैक्टर है ए एल, ये दरअसल आपके पास है वॉल्यूम। तो इसको वी को वहां जाके यू एम से डिवाइड करें तो आपके पास एक स्मॉल यू एम आ जाएगा जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो वो आपके पास जो होगा वो होगा 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। तो ये आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का क्या है, एक्सप्रेशन है। आप इसे इस तरह ड्राइव करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एग्जामिनर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो है उसमें आपसे क्वेश्चन उसमें डिफरेंस पूछ सकता है। तो इसको भी आप अपने जो है देखिएगा। इसमें आप इम्तिहान में आपको सीधा सीधा सवाल आएगा, कोई हट के नहीं आने वाला। आप 2021 का पर्चा देख सकते हैं। 2021 के पर्चे में 8 नंबर का ये आया और 8 ही नंबर का उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी दे दिया। तो 16 नंबर का, इस तरह आपका 80 नंबर में से 16 नंबर का आपको एनर्जी पे ही उसने क्वेश्चन दिया है। लिहाजा ये पीएमएस और बाकी तमाम इम्तिहानात के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मैं आपको इसके मोटे मोटे पॉइंट बता दूं। जहन में आपने क्या रखना है, आपने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। उसके लिए आप सर्किट दें सीरीज वाला, उसमें रेजिस्टेंस लगाएं और उसमें आप इंडक्टर लगाएं। किरचॉफ रूल के मुताबिक वोल्टेज निकालें, वोल्टेज को करंट आई से मल्टीप्लाई करके पावर में तब्दील करें। उसमें एल आई डी आई ओवर डी टी वाला फैक्टर लें, उसकी जो है आप इंटीग्रल करें। इंटीग्रल के बाद आपके पास वो आ जाएगा 1/2 एल आई स्क्वायर। आई की वैल्यू वो निकालें जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड था, और एल की जो वैल्यू है वो आप निकालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस से, और जो कि होता है एल इज इक्वल टू एन फ्लक्स ओवर आई। उसके बाद वैल्यूज पुट करें तो आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। इम्तिहान में मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों को मिक्स ना कीजिएगा। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी अलग से पूछा है तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी वाला लिखें। मैग्नेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो आप सिर्फ प्रूव करेंगे यहाँ तक, इससे आगे आप नहीं जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये टॉपिक मेरे 10वें लेक्चर में इस्तेमाल होना है, इसलिए मुझे इसको यहाँ पे कराना जरूरी था। ऐसे ये लेक्चर 12 में मैंने लिखा हुआ है। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर 11 की जानिब, 10 की जानिब। अब लेक्चर 10 जो है इंतहाई ज़्यादा अहम है। इधर से ही आपका 20 नंबर का पेपर आ जाता है जो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। मैं इसके बारे में 100% श्योर हूँ कि आपको 20 नंबर का इम्तिहान यहीं से आएगा। लिहाजा इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। बल्कि मैं तो हर लेक्चर में कहता हूँ कि कोई भी मैंने जो चीज़ या मैंने जो स्लाइड शेयर की हुई है उसमें से कोई भी चीज़ जो है वो मामूली नहीं है, सब की सब इम्तिहान में जो है पूछे जाने वाली है। तो मेहरबानी आप उसको तैयार लाजमी कीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन 2019 का देखा जाए तो सीएसएस में सवाल आया मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड निकालें, एक सवाल। दूसरा सवाल साबित करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं दे मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपेगेशन के बारे में बताएं, तीसरा सवाल। चौथा सवाल बताएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है उनके जो परमिटिविटी और परमेएबिलिटी कांस्टेंट जो है उन पर डिपेंड करती है। तो इस तरह ये आपके पास 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। इफ इज आस्किंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जस्ट ही इज सेइंग राइट डाउन नोट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो तब भी आप ये वाला पोर्शन लिख सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कैसे करती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। पोलराइजेशन में मैंने आपको बताया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है और आपके पास दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है। और दीज बोथ कंपोनेंट्स प्रोपेगेट विद राइट एंगल टू ईच अदर। इन दोनों का आपस में जाविया जो होता है वो कायमतुज जाविया होता है, वो अमूदन होते हैं। तो इस तरह ये प्रोपोगेट करते हैं।
अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है उसकी वेलोसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसकी वेलोसिटी क्या है। क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट जो है ये दोनों कंपोनेंट की वेलोसिटी एक ही होगी, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन जो है इसमें आपने अपने क्वेश्चन के दो हिस्से बनाने हैं। एक पार्ट में यू विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड in another point you will discuss the component of magnetic field। तो यहाँ पे आपके पास अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये जा रही है और मैं किसी बॉक्स को ले रहा हूँ उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये जो वर्टिकल इसका कंपोनेंट है ये आपके पास है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और जो इस तरह होगा वो आपको पता है ये इस तरह वेव्स होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो आपके पास ये जी एक्सिस में है ये आपके पास कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का। अब क्या है, आपने कोई भी चीज ले ली, मतलब एक वेव जा रही है और ये उसने उस वेव की जो है साख्त है कुछ ऐसी, एक पॉइंट पर उस वेव की वैल्यू ई थी, थोड़ा आगे गया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डी ई की वैल्यू ऐड हुई और आपके पास आ गया ई प्लस डी ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। शर्त यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इस तरह करके। या आपके पास कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी हाइट h है, इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो आपके पास है dx। तो ये आपके पास e थोड़े से dt टाइम के बाद हो गया e प्लस डी ई, ये आपके पास हो गया। तो आपके पास जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने ये फ्राडेज लॉ में पढ़ा था कि आपके पास v जो होता है या आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ होता है v वो बराबर होता है e डॉट डी आर, ठीक है ना। ये हमने फ्राडेज लॉ में देखा था जब हमने इसका इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म निकालनी थी। तो जनाब आपके पास ई डॉट डी आर बराबर आ रहा है माइनस डी फ्लक्स ओवर डी टी, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ई एम एफ ई, और ई यानी वी वोल्टेज इज इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है। तो इधर आपके पास ई डॉट डी आर, ई आपके पास कितना चेंज हुआ है ई प्लस डी ई, ठीक है, आपके पास ये चेंज हुआ और ये जो डी आर है ये इसकी लेंथ बता रही है, तो इसकी लेंथ कितनी है एच। इसी तरह पहले कितना था ई एच था, तो टोटल चेंज कितना आ गया, जितना भरा माइनस जितना पहले था, तो ये आपके पास आ गया और ये हो गया माइनस डी फ्लक्स ओवर डी टी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पे डी एरिया उस लूप का है जिस लूप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ था, ये वो लूप था ऊपर जिसका आपके पास एरिया डी ए कुछ ये है, और वो डी ए का मतलब ये था कि ये डी एक्स इसने जितना डिस्टेंस कवर किया और ये जितनी इसकी हाइट थी। तो आपके पास डी ए की जगह एच डी एक्स आ गया, इसकी कटिंग कुटिंग करके आपके पास डी ई ओवर डी एक्स आ गया इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी टी। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड माइनस होगा, या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अपने कॉज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे कम करने की कोशिश करता है। यहाँ पे डिफरेंशियल को आप पार्शियल डिफरेंशियल में चेंज कर दें तो आपके पास सिग्मा ई ओवर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बी ओवर सिग्मा टी आ गया। ये सिंपल हो गया। आप इसमें डी से भी काम चला सकते हैं, आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी काम चला सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हम इसलिए करते हैं कि अब हम ई की वैल्यू पुट करेंगे। ये जब मैं आपको करवा रहा था वेव थ्योरी, तो मैंने आपको बताया था ई जो होता है वो बराबर होती है अकॉर्डिंग टू वेव पर्सपेक्टिव, जो पहले वेव थ्योरी थी उसके मुताबिक ई जो है बराबर होता है ई एम इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और बी इज इक्वल टू बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे वैल्यू ई की भी पुट कर ली जनाब आपने, और बी की वैल्यू भी आपने जनाब आला पुट कर ली। ये वैल्यू पुट करके आपने पार्शियल फ्रैक्शन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी एक्स के साथ पार्शियल फ्रैक्शन करें
और इसकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी के साथ करें, माइनस ओमेगा यहाँ से आ जाएगा और के यहाँ से आके जो भी आपके पास आ गया वो ये आ गया आपके पास ई एम ओवर बी एम इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के, और ओमेगा ओवर के जो है वो आपके पास बराबर होता है सी के स्पीड ऑफ लाइट के। तो ये आपके पास सी स्पीड ऑफ लाइट आ गई, ओमेगा ओवर के जो है वो बराबर है सी के, क्योंकि ओमेगा मैंने आपको बताया था बराबर होता है 2 पाई एफ के, और के मैंने आपको बताया था वेव नंबर होता है। अगर आपको वेव्स वाला चैप्टर याद हो जो कि मेरा छठा सातवां लेक्चर था आई थिंक, तो के हमारे पास आता था 2 पाई ओवर लैम्डा, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो एफ इंटू लैम्डा हो गया, और वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा आता है। तो यहाँ पे वी क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट आ गई। तो आपके जो दो कंपोनेंट है ई एम ओवर बी एम, ये आपको बताते हैं ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर है, और इनकी स्पीड किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो ये आपका था इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब हम लेते हैं क्या हमारा जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो भी ये आंसर देता है कि नहीं। उसके लिए अब आप मैग्नेटिक कंपोनेंट लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। अब आपके पास इलेक्ट्रिक जो था वो इस तरह था, और मैग्नेटिक आपके पास होगा इस तरह। ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक लूप है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से इस मैग्नेटिक फील्ड लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ। अगर वो भर रहा है तो ये आपके पास कम होगा, कम होने का मतलब है अगर उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये अपने उस कॉज को क्या करेगा, उसके बरक्स होगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। तो आपके पास जो इसमें उसमें आपने ई डॉट डी आर लिया, आपने उसमें ले लिया मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि आप में क्या था उसमें आपके पास उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रहा है। अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा हो रहा है, क्योंकि अब ये जो चेंज होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो यहाँ पे जनाबे आला आपने मैग्नेटिक फील्ड लिया था, मैग्नेटिक फील्ड से क्या पैदा हो रहा है आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो उसमें ये मैक्सवेल ने जो है इसकी इक्वेशन में ये वाला फैक्टर ऐड किया था। इसको आपने पहले किया हुआ है, ये आपके पास है एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर्स लॉ था बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और वो जो म्यू नॉट आई था उसको जब निकाला गया, इसने मैक्सवेल्स ने निकाला और उसमें मजीद बेहतरी की, तो उसकी इक्वेशन ये बनी। तो आपको ये वाली जो इक्वेशन है इसको आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा हुआ, और ये जो है साथ में आपके पास कांस्टेंट आएंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें बी वही बिल्कुल वैसी सिचुएशन, बी चेंज हुआ और बी प्लस डी बी हो गया इंटू एच। लेकिन इसमें ऊपर जो था आपने इधर माइनस लिया था, लेकिन यहाँ पे उसके बरक्स है लेंजेस लॉ के मुताबिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। अब यहाँ पे क्योंकि ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसी वाले मैग्नेटिक फील्ड को, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड उसका जो है इम्प्लीकेशन है, तो इसलिए आपने यहाँ पे माइनस बी प्लस डी बी इंटू एच लिया और प्लस बी एच। ये एच कहाँ से आ रहा है, ये एच दरअसल ये डी आ रहा है, और बी जो है वो वैल्यू है बी की, कि बी की वैल्यू क्या से क्या हो रही है। तो ये आपके पास बराबर आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फ्लक्स ई ओवर डी टी। इसमें आप दोबारा इसको खोलें, इसकी वैल्यूज पुट करें, बिल्कुल आसान सी सिंप्लीफिकेशन है। तो इधर आपके पास एंड रिजल्ट ये आ गया कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एक्स, वो किसकी वजह से पैदा हो रहा है, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पैदा हो रहा है। लेकिन इस बार आपके पास इसमें कॉन्स्टेंट्स भी आए हैं। इसमें फिर दोबारा b जो है उसकी वैल्यू पुट करें, बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जनाब आप वैल्यू पुट करें, वो आपके पास है ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, उनकी वैल्यूज पुट करें। उसकी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास एंड पे जो आएगा नतीजा अखज होगा ई एम ओवर बी एम इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी। यहाँ पे आपके पास ई एम ओवर बी एम हम ऊपर देख कर आए हैं कि इट इज इक्वल टू सी, तो सी से सी हुआ सी स्केयर हो गया, सी हाँ सी स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये सी स्केयर है, इसको स्केयर कर लें। तो जो सी आपके पास आएगा वो आएगा 1 ओवर अंडर रूट म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये आपके पास किस पे डिपेंड कर रही है, म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट आपको मैंने बताया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है,
और अपसाइलन नोड जो होता है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। तो ये आपके पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसे कह सकते हैं। इट इज द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं उनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ये भी हो सकता है। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हरकत करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास कांस्टेंट है ये बताती हैं कि ये आपके पास मीडियम के बगैर है, ठीक है ना। अगर आपके पास अपसाइलेंट आर होता या म्यू आर कोई मीडियम होता, म्यू मीडियम, इसका मतलब आपके इस मीडियम इसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है। तो अगर आपके पास मीडियम कोई भी नहीं और सिर्फ कांस्टेंट है म्यू नॉट अपसाइलन नॉट, तो आपके पास स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो होगी सी, स्पीड ऑफ लाइट। अगर कोई और मीडियम आते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन है। मैं इसको सरसरी सा बता देता हूँ दोबारा, कुछ पॉइंट जो आप जेहन में रख के इम्तिहान में उसको आसानी से याद कर सकते हैं। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज देखेंगे, चेंज कितना हुआ है और वो चेंज किसके बराबर है, वो चेंज आपके पास फैराडेज लॉ के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के बराबर है। उस चेंज को अप्लाई करके आप EM ओवर BM निकालें, इसमें आप इक्वेशंस वेव थ्योरी यूज करेंगे। वो निकालने के बाद EM ओवर BM आपके पास आएगा स्पीड ऑफ लाइट। अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे आए कि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ था, पॉजिटिव चेंज हुआ था, उसने किससे पैदा किया था, मैग्नेटिक फील्ड को। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ था उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो अब जो चेंज हुआ है उसके साइन ऊपर वाले साइन से क्या होंगे, बरक्स होंगे। उन साइंस को यूज करके आप क्या करेंगे, आप वैल्यूज पुट करें, वेव थ्योरी लगा के वेव्स की वैल्यू पुट करें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। उसके बाद आप सी की वैल्यू निकालें, वो आएगा 1/√μ नॉट अपसाइलन नॉट के बराबर आएगा। तो इस तरह आपके पास ये वाला सवाल जो है अब आसानी हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप मेरे लेक्चर सुने और हाथ से इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी जो है नुकसान कर सकता है इम्तिहान वाले दिन। तो काइंडली इसको लाजमी आप तैयार करें। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन थोड़ा ठहर के, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा काम पड़ा है और मुझे ये आज ख़त्म कराना है ये वाला टॉपिक। तो ये आपके पास अभी तक मैं 2 चीज़ें करा चुका हूँ। इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कैसे होती है वो हमने देखा। दूसरा हमने सवाल देखा कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हरकत कैसे करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड ऑफ लाइट कैसे होती है, उसकी डेरिवेशन की है मैथमेटिकली, और उसके जो मीडियम है वो क्या होंगे उसकी स्पीड ऑफ लाइट के दौरान। अब तीसरा टॉपिक है आपके पास जो कि सबसे ज़्यादा अहम है और बदकिस्मती से 2021 में मेरे ख्याल से PMS 2020 में आ चुका है, 21 में तो अभी नहीं आया। इस बार इसके बहुत चांसेस हैं और ये आएगा भी 10 नंबर का, बल्कि ये 10 नंबर का आ चुका है मिसलेनियस टॉपिक्स में। अब आपको 15 का आ सकता है, 20 का आ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्वेश्चन है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर जो है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। इन तमाम सवालात का जवाब यही है, पॉइंटिंग वेक्टर। ये पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब ये है कि आपके पास वेव्स का काम होता है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का काम होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं उनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होते हैं और वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। लिहाजा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होगी। इसलिए इसको हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर या पॉइंटिंग थ्योरम भी इसे कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। फॉर एग्जांपल सूरज से जो रेज आ रही हैं उनमें काफ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो हम तक हीट वेव्स लाती हैं। तो वो जो हीट वेव्स हम तक पहुंच रही हैं वो पॉइंटिंग वेक्टर की फॉर्म में पहुंच रही हैं। तो ये आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनर्जी से दूसरी जगह लेकर जाना, उसे पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर जो है दरअसल वो आपके पास इंटेंसिटी को बताता है। किस चीज़ को बताता है कि आपके पास जो वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है। तो आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो आपके पास जो
इंटेंसिटी होती है किसी भी वेव की, या हम लाइट इंटेंसिटी की बात करते हैं या हम साउंड इंटेंसिटी की बात करते हैं वेव्स की, वो होती है एनर्जी ओवर एरिया इनटू टाइम। ठीक है, क्या होती है आपके पास? एनर्जी ओवर एरिया इनटू टाइम। ये किसी भी चीज की इंटेंसिटी होती है आपके पास, और इसी बेसिक और बुनियादी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम जो है अपना एडवांस किस्म का जो फॉर्मूला है उसको मुरतब करेंगे। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आई इज इक्वल टू एनर्जी ओवर एरिया इनटू टाइम। तो द रेट पर यूनिट एरिया at which energy is transported, energy रेट पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी ओवर टाइम, रेट पर एनर्जी हो गया, एनर्जी पर रेट जो भी है, रेट ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफर हो रही है किस में से, किसी भी एरिया में से, कोई भी आपके पास एरिया है उसमें से आपके पास ई एनर्जी निकल रही है इन टाइम टी, और इसका एरिया ए है। लेकिन ये किस फॉर्म में हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ये लाइट भी वेव या आपके पास हीट वेव या कोई भी वेव हो, लेकिन वो होनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए। जैसे कि साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो वो हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर को फॉलो नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेट पर यूनिट एरिया एनर्जी की ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। और इस पॉइंटिंग वेक्टर को हम डोनेट करते हैं एस वेक्टर से। तो ये जो एस वेक्टर है इसका फॉर्मूला आता है ई क्रॉस बी ओवर म्यू नॉट, ई क्रॉस बी ओवर म्यू नॉट। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल बी मैक्सिमम जब आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट 90 डिग्री पर होंगे। और जो एस की डायरेक्शन होती है, एस की डायरेक्शन वही होती है जिस सीमत में वेव जा रही है। जिस डायरेक्शन में वेव जाती होगी, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रांसफर होती होगी, वही आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी। या फिर आप कह सकते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन वो होगी जो ई और बी के परपेंडिकुलर हो। ई और बी के जो चीज परपेंडिकुलर होगी वही उसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। कि फॉर एग्जांपल अगर ई आपके पास ये है और बी जो है वो आपके पास ये है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी एस की, वो आपके पास ये होगी। तो ये आपके पास दो तरीके हैं पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन देखने के लिए। तो पहले आपका फॉर्मूला आएगा, उसके बाद आपका पहले डेफिनेशन आएगी, ये वाली डेफिनेशन। आप दोनों तहरीर कर सकते हैं, लेकिन एक करें बेहतर है, सही वाली। यह आ गया। दूसरे नंबर पे आपके पास फॉर्मूला, तीसरे नंबर पे आपके पास डायरेक्शन, चौथे नंबर पे आप यूनिट लिखें। इसका यूनिट क्या होगा? इसका वही यूनिट होगा जो कि इंटेंसिटी का होता है, और इंटेंसिटी का क्या होता है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट आ जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास बेसिक स्टार्ट था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन का मतलब है हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो इसको ड्राइव करने का इधर तरीका पेचीदा है, लेकिन उसको समझना और करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आसान अल्फाज में आपको बता दूं कि आप जो है, आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उस बॉक्स के अंदर जो उसका वॉल्यूम है वहीं वहीं पे हमने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ले रखा है। अब उस बॉक्स के अंदर जो एनर्जी होगी वो एसोसिएट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है वो एसोसिएट होगी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट से और उसके मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से। ठीक है ना? तो वो जो बॉक्स है उसके अंदर जो एनर्जी है वो दरअसल एनर्जी होगी या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो दोनों का जो सम है वो आपको बताएगा टोटल एनर्जी डेंसिटी या टोटल एनर्जी इन अ बॉक्स। तो आपके पास बॉक्स के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी एनर्जी टोटल आ गई आपके पास डी यू। ठीक है, वो एनर्जी आपके पास क्या है? वो एनर्जी आपके पास है डी यू। इस डी यू का मतलब है टोटल एनर्जी इन दैट बॉक्स जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और डी यू ई का मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की वजह से है। डी यू एम का मतलब है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो कि उसके मैग्नेटिक कंपोनेंट की वजह से है। अब यहाँ पे हम इनकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी है इनको हम इनकी डेंसिटीज में तब्दील कर लेंगे। और आपको पता है अभी हम डेंसिटीज कर आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको अभी डेंसिटी वाला टॉपिक भी कराया था। वो पेपर में वैसे एक फर्दन तौर पे भी बड़ा अहमियत का हामिल है। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी यू ई है तो आपके पास इसकी डेंसिटी क्या होती है? स्मॉल यू ई। और स्मॉल यू ई का मतलब है
कैपिटल यू ई एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इधर से वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटीज आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आपके पास आ गई। इधर से आप वॉल्यूम को जो है कॉमन लें तो वॉल्यूम जो है वो आपके पास ए डी एक्स बन जाएगा। इस आपके पास बॉक्स का एरिया और डी एक्स उसके अंदर कितनी लेंथ है, मतलब टोटल वॉल्यूम आपके पास बॉक्स का आ गया जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ पे यूई की वैल्यू पुट करें, यूई आपको मैंने कराया है, उसकी वैल्यू थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सिमिलरली यूएम की वैल्यू जो है वो है 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। यह आ गया, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, वैल्यूज पुट किया। अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट को जहन में रखना है, इससे आपकी जो डेरिवेशन है सिंप्लीफिकेशन जो है वो और सिंपल हो जाएगी। यहाँ पे ई स्क्वायर है तो ई स्क्वायर का मतलब होता है ई मल्टीप्लाई ई। तो एक ई की वैल्यू पुट करें, आपको पता है अभी करके आए हैं ई ओवर बी इज इक्वल टू होता है सी। तो एक ई की वैल्यू पुट करें, ई इज इक्वल टू बी सी, एक ई वैसे ही रहने दें। इसी तरह बी स्क्वायर जो है उसका मतलब है बी इंटू बी, एक बी की वैल्यू पुट करें जो कि आपके पास होगा ई ओवर सी, एक बी को वैसे रहने दें, इस तरह आपके पास ई कॉमन आ जाएंगे। सिमिलरली इसी तरह आप जब पुट कर लेंगे तो आपके पास एंड पे जो है वो कुछ ये आएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई बी ए डी एक्स। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट ये भी हम करके आए हैं, सी जो होता है वो बराबर होता है 1/√, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जनाबे अली सी इसका स्क्वायर ले लें, अंडर रूट खत्म हो गया, तो इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं 1/c स्क्वायर, 1/c स्क्वायर से सी स्क्वायर कटा, तो ये आपके पास 2 डी एक्स ओवर 2c म्यू नॉट आ गया। कटिंग कुटिंग करके आपके पास एनर्जी जो आएगी, टोटल एनर्जी जो कि इस बॉक्स में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो आ जाएगी ई बी ए डी एक्स सी ओवर म्यू नॉट, ये आपके पास आएगी। अब देखिए हमें जो पॉइंटिंग वेक्टर बताता है वो हमें बताता है कि आपके पास जो इंटेंसिटी है वो है ई क्रॉस बी ओवर म्यू नॉट। हमने यहाँ तक जाना है किसी तरह। अब मेरे पास ये है इंटेंसिटी और यहाँ पे जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला है वो मेरे पास है एनर्जी का। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो बराबर है पॉइंटिंग वेक्टर एस के, और एस पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी का मतलब है डी यू ओवर ए एनर्जी ओवर एरिया इंटू टाइम। तो आप यहाँ पे एरिया भी नीचे ले जाएं और डी एक्स ओवर सी जो है वो टाइम के बराबर है, उसे भी नीचे ले जाएं, क्योंकि आपको पता है जो एस होता है वो बराबर होता है वी टी के। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, डी एक्स ओवर सी, ठीक है ना, डी एक्स ओवर सी आप यहाँ पे लें, तो ऐसा आपके पास डी यू ओवर ए डी टी आ जाएगा, जो बच गया ई बी ओवर म्यू नॉट। तो ये आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर आ गया है ई बी ओवर म्यू नॉट। तो ये आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। आप इसको इतना करें, फिर एंड पे आप वेक्टोरल फॉर्म की हेडिंग दें कि आपके पास वेक्टोरल फॉर्म का आंसर क्या आता है। तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपको खुद लिखना पड़ेगा ई क्रॉस बी ओवर म्यू नॉट। तो ये आपके पास वेक्टोरल फॉर्म